हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 12वीं के गणित का अनसॉल्व प्रश्न पत्र, जिसका कोड है 824AX। वर्ष 2023 के लिए पहला सेट है और इस सेट का एक पार्ट हमने सॉल्व किया है और वो पहला पार्ट कहाँ तक पहुँचा हम आपको बताते हैं। पहला पार्ट है प्रश्न क्रमांक 3 का जो चौथा खंड है, यहाँ तक हमने सॉल्व किया है और आज के पार्ट में हम प्रश्न क्रमांक 4 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस शानदार सी टॉपिक का। पहला प्रश्न है आज की इस पार्ट का और पूरे सेट का चौथा प्रश्न। निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए और यहाँ पे प्रश्न है खंड वाइज दिए गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है F R to R। ये एक रिलेशन को दिखाता है जहाँ पे R का मतलब यहाँ रियल नंबर है, एक फंक्शन है और उसको इस हिसाब से डिनोट किया गया है। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है fx इक्वल साइन एक्स, यानी जो फंक्शन है वो साइन एक्स का है और जो g का फंक्शन है वो इस हिसाब से है कि gx इक्वल है एक्स स्क्वायर। तो fx और gx का परिसर ज्ञात करो। तो हमें इसमें रेंज निकालना है fx इक्वल साइन एक्स का और ये एक gx है इक्वल एक्स स्क्वायर में, इन दोनों में हमें परिसर बताना है। तो इसे लगाने की तो वैसे ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल प्रश्न है कि साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है और ये जो एक्स स्क्वायर है इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। जब आप साइन एक्स को ग्राफ में प्लाट करोगे तो आपको कुछ ऐसा नमूना देखने को मिलेगा। ये लगाने की ज़रूरत नहीं है इस प्रश्न को। fx इक्वल दिया हुआ है साइन एक्स। जब आप इसको ग्राफ में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। मान लो ये पॉइंट है, मूल बिंदु ओरिजिन, फिर यहाँ पे हम π/2 ले लेते हैं, फिर पाई ले लेते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे इस साइड में। ऐसे इधर मान लो हम ले लेते हैं माइनस में π/2, इधर से माइनस में पाई, ऐसे हमने पॉइंट लिया। अब जब इसको हम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे तो साइन 0 पर 0, 90 पर 1, 180 पर 0, फिर ऐसे होता है, ऐसे ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता है। सेम कहानी इधर भी होती है ये वाला। तो आप देखोगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम दूसरे साइड में वैल्यू होती है -1। इसी को हम रेंज बोलते हैं। रेंज मतलब होता है कोई एक बाउंड्री बताओ जिसके बीच में सारा काम हो रहा है। तो साइन की सारी वैल्यू आ रही है -1 और 1 के बीच में एंगल हम कुछ भी रखते हैं तो सिंपल है। तो यहाँ पे हम इसका लिखेंगे परिसर और बाकी कोई कहानी नहीं है। इसका परिसर -1 और 1 के बीच में, चाहे तो आप 1 पहले लिख लो, -1 बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये क्लोज है, मतलब इसी के बीच में, कहीं कहीं पर ओपन भी बनाया जाता है, मतलब वो जो इंटरवल है उस पर नहीं रहेगा, उस इंटरवल को छोड़ के वैल्यू आएगी। सेम ऐसे अगला एक प्रश्न दिया हुआ gx इक्वल एक्स स्क्वायर, हमें इसके बारे में बताना है। तो आप x की कुछ भी वैल्यू रखोगे यहाँ पे ये वैल्यू आती जाएगी, सिंपल कहानी है। जैसे यहाँ पे है, हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, फंक्शन का मान 1 और -1 के बीच में बदलता जाएगा। ऐसे यहाँ भी x की कुछ भी वैल्यू रखोगे, सारी वैल्यू 0 to इन्फिनिटी के रेंज में आएगी, बस बात ख़त्म है। इसका जो परिसर बनेगा वो बनेगा 0 to इन्फिनिटी। आप x का कुछ भी मान रखोगे इसके बीच में ही आएगा, आप चाहे जो रख डालो, इससे आगे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे यहाँ x पे आप चाहे जो रख दोगे, -1 1 के बीच में ही आएगा। तो जिसके बीच में बने बस वही रेंज होता है। जैसे बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, हमारा रेंज यहाँ से यहाँ तक, मतलब उसी के बीच में अपना कब्जा है। साइन भी अपना कब्जा करता है -1 से 1 के बीच में, और ये जो फंक्शन है 0 to इन्फिनिटी के रेंज में है। तो यही इसका जवाब है और ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब हम मैथ के प्रश्नों को हल करते हैं या फिजिक्स के या केमिस्ट्री को, तो इसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि क्या ऐसे ही सॉल्व किया जा सकता है। तो ये गलत फहमी है। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यह नियम के साथ खिलवाड़ नहीं करना और रटना भी नहीं है कि हम रट करके प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो इससे तो केवल आपका नंबर आ जाएगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है। रट करके नंबर सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आ जाएगा, सवाल लगाना आप बाद में भी सीख सकते हो और आपके परिश्रम पर डिपेंड करता है
आप जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उस हिसाब से आपके परिणाम आएंगे। सिंपल ये है कि मतलब रट करके कुछ नहीं किया जा सकता है, बस सिंपल सी बात। मेरा तो यही फंडा है कि रट करके केवल अंक हासिल किए जा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं हो सकता। और किसी भी चीज़ के लिए आप कोई शॉर्टकट आइडिया मत देखो कि चलें किसी चैनल पर कोई शॉर्टकट में सिखा रहा होगा 95% लाने के तरीके वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। चौथे का दूसरा खंड दिया हुआ है जिसमें ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और बी की 1/3, जिसे हम संभावना बोलते हैं। ये कोई गारंटी नहीं रहता है कि ऐसा ही है, ये एक उम्मीद है। जैसे लोग जुआ खेलते हैं और उम्मीद लगाते हैं कि अब की बार काश मैं जीत जाता, या बस थोड़ा सा बाल बचा हो, नहीं तो मैं जीत जाता, बस वही है संभावना। तो सवाल में ये दिया हुआ है PA मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की संभावना 1/2, बी की संभावना 1/3 और A यूनियन B की संभावना 2/3। तो कहा है कि दिखाओ ए और बी स्वतंत्र हैं, मतलब ए का बी से कोई लेना देना है ही नहीं। ए की अपनी अलग कहानी है, बी की अपनी अलग कहानी। तो दो घटनाओं के स्वतंत्र होने का सबसे पहले तो हम यहाँ संबंध दिखाते हैं, लिखते हैं, आप ये याद भी रखना। यदि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, अगर ए और बी दोनों स्वतंत्र हैं मतलब दोनों की आपस में नहीं बनती, किसी का से किसी का कुछ नहीं जमता है, तो उसका एक ये नियम होता है। नियम ये है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। अगर आप दो घटनाओं की प्रायिकताओं को इस हिसाब से सेट कर सको तो समझ जाओ कि दोनों घटनाएं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करके चेक करना है कि लेफ़्ट और राइट बराबर आएगा कि नहीं। तो हमें ए और बी तो पता है, लेकिन ये भी पता है और ये नहीं मालूम, तो इसे तो सबसे पहले खोजना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम PA इंटरसेक्शन B खोजते हैं। इसको खोजने का एक और तरीका है, समुच्चय के हिसाब से सूत्र आप समझ सकते हो कि वही है। PA यूनियन B इक्वल होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यही होता है। तो हमें ये तीन पता है तो ये आ ही जाएगा। P ऑफ A यूनियन B 2/3 है और P ऑफ A और P ऑफ B ये पता है 1/2 प्लस 1/3 हो गया, माइनस इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कितना बनेगा 2/3 और इस साइड 1/3 घट जाएगा तो 1/3 बचेगा, तो इधर बन गया 1/3 माइनस में 1/2 इक्वल हो जाएगा माइनस में P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब इसे सॉल्व करो, थोड़ा सा आगे करते हैं इसको। हल करोगे तो 2 का इस साइड गुणा और 3 का इस साइड गुणा तो आएगा ऋण 1/6 और ये हो जाएगा ऋण में PA इंटरसेक्शन B है, सर्वनिष्ठ जिसे कहते हैं हम। तो ये कट हो गया और मिल गया हमें P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/6। अगर इन दोनों का गुणनफल भी यही हुआ तो समझ जाओ कि दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, मतलब दोनों का आपस में जमता नहीं है, बात खत्म। अब यहाँ पे लिखेंगे P ऑफ A इंटू P ऑफ B। P ऑफ A है 1/2 और ये है 1/3, दोनों का गुणा करा देना है और गुणा करके आएगा 1/6। तो अब यहाँ आगे लिखेंगे जो कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल P ऑफ A इंटू PB, इतना लिख देंगे और आगे लिखेंगे कि अतः A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। सिंपल, यही काम आपको करना है। तो ये हुआ प्रश्न नंबर 4 का जो दूसरा खंड है उसका जवाब। छापो इसको। अगला प्रश्न चौथे का तीसरा खंड। प्रश्न है A वेक्टर 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप और B वेक्टर -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और C वेक्टर भी दिया हुआ है 3i कैप प्लस j कैप इस प्रकार से हैं कि a प्लस लैम्डा B वेक्टर C वेक्टर पर लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात करो।
इतना सा दिया हुआ है और अब हम इन्हें लगाएंगे। पहले जो जो दिया पहले उसे छाप लेते हैं। ए वेक्टर की वैल्यू 2i कैप, 2j कैप और 3k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू -i कैप, 2j कैप प्लस k कैप। सी वेक्टर है 3i कैप प्लस में j कैप। तो कहा है कि a प्लस लेमडा बी वेक्टर सी के ऊपर लंब है, तो सबसे पहले उन्हें तो निकाल ले। a प्लस लेमडा बी वेक्टर क्या बनेगा, तो सबसे पहले निकालेंगे a प्लस लेमडा बी वेक्टर, जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, पहले उन्हें तो खोज लें हम। तो a वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप, 2j कैप, 3k कैप प्लस लेमडा बी वेक्टर की वैल्यू -i कैप, 2j कैप प्लस k कैप। अब इन दोनों में क्या करो, i वाले को एक साथ, j को एक साथ, k को एक साथ। जैसे हम i को एक साथ करेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन और यहाँ पे माइनस में लेमडा। j को एक साथ करेंगे तो 2 और 2 रहेगा, ये हो जाएगा j कैप। k को कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस लेमडा k कैप बनेगा। कैसे बना देखो, यहाँ से i कैप लिया तो माइनस लेमडा छूट गया, यहाँ से j कैप लिया तो प्लस 2 लेमडा छूट गया, यहाँ पे k कैप लिया तो प्लस लेमडा छूट गया, बस बात खत्म। ये हो गया a प्लस लेमडा बी वेक्टर का मान। तो अब कहा है कि a प्लस लेमडा बी वेक्टर से के ऊपर लंब है, तो जब दो वेक्टर परस्पर लंब हो तो उनका डॉट गुणनफल 0 होता है, सिंपल। तो लिखेंगे, चूंकि दिया हुआ है a वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर सी वेक्टर पर लंब है, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से मिलेगा a प्लस लेमडा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल आना चाहिए 0। a वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर आ गया है 2 माइनस लेमडा i कैप, 2 प्लस 2 लेमडा j कैप और 3 प्लस लेमडा k कैप। इस पूरे को एक कोष्ठक में बना देते हैं क्योंकि यहाँ बार बार कोष्ठक लग रहा है। और सी वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस में j कैप इक्वल हो जाएगा 0। तो जब हमें डॉट गुणनफल कराना हो तो हम सेम जो यूनिट वेक्टर है उसका उसी में कराएंगे, i का i में, j का j में, k का k में, बस। तो यहाँ भी i है, यहाँ भी i है, तो इसका गुणांक लेना है और यहाँ i का गुणांक लेना। तो ये बनेगा 3 और कोष्ठक में 2 ऋण लेमडा, और j वाले में यहाँ 1 है, यहाँ वही है, तो 1 है, मतलब चाहे तो गुणा करो या फिर छोड़ दो। और फिर इस साइड के है ही नहीं इसमें और दूसरे में है तो कोई मतलब नहीं है गुणा करके। अब यहाँ 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 ऋण 3 लेमडा धन 2 लेमडा बराबर 0। तो 6 2 8 हो जाएगा और 3 लेमडा ऋण में है, 2 लेमडा धन में है, तो आएगा ऋण में लेमडा बराबर 0, या ये आएगा बराबर 8। ये हो जाएगा इस छोटे से प्रश्न का जवाब। छाप लो इसका। अगला प्रश्न चौथे का चौथा खंड, अवकल समीकरण x माइनस वाई डी वाई माइनस कोष्ठक में x प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0 को हल करो। एक अवकल समीकरण है, उसे हल करना है। x माइनस वाई डी वाई और माइनस में है x प्लस वाई डी एक्स इक्वल 0, इसको हल करो। हल करने का मतलब है ना तो हमें डी वाई सवाल में चाहिए ना ही डी एक्स चाहिए, बात खत्म। बस यही कहने का मतलब होता है। अवकल समीकरण हल करो मतलब ये जो डिफरेंशियल का जो निशान दिख रहा है ना डी, ये दूर दूर तक नज़र नहीं आना चाहिए।
और कुछ बात नहीं है। तो अब इसको कैसे मतलब यहाँ पे हटाएंगे, तो अवकलन को समाकलन के जरिए हटाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं तो हमें इसका समाकलन करना ही पड़ेगा, यानी हमें dy और dx को हटाना है। कैसे भी करके हटाओ, जो मर्जी वो अपनाओ, मगर हटाओ। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, इन्हें हटाने के लिए हमें x की तरफ और y की तरफ कर देना। जैसे यहाँ पे x और y दोनों dx के साथ हैं, यहाँ भी x और y दोनों dy के साथ हैं। तो हमें x के साथ चाहिए और y के साथ चाहिए। कुछ भी खुराफात करो मगर ये काम करो। तो चलो थोड़ा बहुत इसमें छेड़खानी करते हैं सवाल में और देखते हैं कि कामयाब होंगे या नहीं। x माइनस वाई डी वाई, इसको दूसरी तरफ ले लेते हैं। यही आपको ध्यान देना, कुछ भी करो x की तरफ y की तरफ, बस जो मर्जी वो करो। इस dx को dy के साथ करो, इसे पक्षांतर कर लो। इसे थोड़ा थोड़ा आप देखो, एक एक कदम आगे भाग रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, यहाँ तक आके पहुँच गए। अब फिर वही प्रॉब्लम कि इतना सारा मेहनत करके क्या मिला, x और y अभी भी साथ में है, इनको तो हम अलग नहीं कर सकते। अच्छा, आप ऐसा भी सोच सकते हो कि क्या हम इसका गुणा कर लेते, x dy y dy, x dx y dx, क्या ऐसा कर लेते? तब भी करके कुछ मतलब नहीं निकलता। चलो यहाँ तक आ गए। अब यहीं पे मेन प्रॉब्लम है कि यहाँ तक भी आ गए, फिर भी समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, पीछा नहीं छोड़ रही है। तो अब क्या करें? तो जब ये सिंगल पावर में x और y हो, x पे भी 1 की घात हो, y पे भी 1 घात हो, तो आप यहाँ से y को हटा दो या तो x को। अब कहोगे ये कैसे हटा देंगे? तो हम y को कुछ मान लेते हैं। ये गणित में मानने वाला हिसाब किताब तो चलते रहता है। तो हम यहाँ पे y को कुछ मान लेते हैं। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे हमने y को vx मान लिया। सपोज करो कि हमारा जो y है वो vx है। यहाँ पे v भी चर राशि है और x भी चर राशि। यहाँ लिख देते हैं v कामा x चर है, ये ध्यान रखना है। हमने ऐसा कुछ किया है, ये नहीं कि v अचर है और x चर है, ऐसा कुछ कर दिया। तो अब हम इस y की जगह पे पहले तो vx रख लेते हैं। तो ये बन गया dy बाई डी एक्स प्लस y की जगह पे vx रख लेते हैं, और यहाँ भी y की जगह पे vx रख लेते हैं। तो क्या बन गए, dy बाई डी एक्स, और दोनों में से x कॉमन लेके काट देंगे तो बनेगा 1 प्लस वी बाई 1 माइनस। चलो एक चीज़ से तो छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी v से फुर्सत नहीं मिली। इधर y और x से इधर v आ गया, तो इसको यहाँ से निपटा देंगे। दोनों का हम करेंगे अवकलन x के सापेक्ष, तो आएगा dy बाई डी एक्स। और जब दो चर राशियाँ हों, वो दोनों का गुणा हो, तो एक बार एक छोड़ देते हैं, दूसरे का करना पड़ता है, और फिर दूसरे को छोड़ देते हैं तो पहले का करना पड़ता है। ये तरीका है। तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, और dx कैंसिल होके v बचेगा, और ये होगा x dv बाई डी एक्स। तो हम dy बाई डी एक्स की जगह पे इससे रिप्लेस करेंगे। जैसे इसे हम कोई इक्वेशन मान लेते हैं, या इसको पहला मान लेते हैं, ये दूसरा बन गया, और इस दूसरे में हम dy बाई डी एक्स को रख लेंगे। तो dy बाई डी एक्स जब रखेंगे तो आएगा v प्लस x dv बाई डी एक्स, और इधर हो गया 1 प्लस v बाई 1 माइनस v। चलो एक मसला तो हल कर दिए। अब इस v को दूसरी तरफ कर लेते हैं, तो हो जाएगा x dv बाई डी एक्स, 1 प्लस v बाई 1 माइनस v, और इस v को दूसरी तरफ करके माइनस v बना लिया। तो ये हुआ x dv बाई डी एक्स, v से गुणा करेंगे तो आएगा 1 प्लस v, माइनस v से गुणा होगा तो माइनस v प्लस v स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस v प्लस v कैंसिल, तो हो गया ये x dv बाई डी एक्स, 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 माइनस v स्क्वायर। अब हम अपना काम कर सकते हैं, x को dx के साथ और v को dv के साथ बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? इस साइड गुणा करेंगे 1 माइनस v से,
और 1 प्लस वी स्क्वायर से भाग कर देंगे। 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, कुछ ऐसा हमने कर दिया। और इस साइड बना सकते हैं इसको 1 अपान एक्स डी एक्स, डी एक्स ऊपर एक्स नीचे। तो ये अपना मेन हो गया। अब आप देखो वी के साथ और एक्स के साथ, जो यहीं पे हम करना चाहते थे लेकिन सवाल फंस गया था। तो अब इसको आगे करेंगे और हम करेंगे इसका समाकलन। थोड़ा ऊपर इसको करते, तो पहले इसी में थोड़ा सुधार कर लें। एक बार इसको लिख सकते हैं 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और एक बार लिख सकते हैं माइनस में वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी 1 अपान एक्स डी एक्स। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो समाकलन का निशान लगा देते हैं 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और यहाँ कितना आएगा v अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इक्वल 1 अपान एक्स डी एक्स, ये आएगा। और जब हम समाकलन करेंगे तो समाकलन स्थिरांक भी आएगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट हमने नहीं रखी है। तो चलो जो भी आएगा बाद में लिख देंगे एक ही बार में। पहले इसको लगाते हैं 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। या तो आप यहाँ पे सूत्र लगा दो, या तो v को कुछ मान लो, जैसे हम 10 मान लेते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर, ऐसे कुछ भी मान के लगा भी सकते हैं इसको। अब इसका अगर आपको समाकलन करना है तो आप कैसे करेंगे समाकलन? या तो इस v की जगह पे कुछ रिप्लेस कर लो, फिर आप समाकलन कर लो, या तो 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर और डी का सूत्र लगा दो, जो कि tan इनवर्स v होता है। वैसे भी लगा सकते हो, या फिर इसकी जगह पे कुछ रिप्लेस कर दो। तो हम यहाँ रिप्लेस वाला हिसाब किताब चुनेंगे। वैसे देखा जाए तो 2 नंबर का है, लेकिन काफ़ी बड़ा हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, शायद सवाल सब्र का इम्तिहान ले रहा है। तो यहाँ पे हम एक बार और मानने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं v को कुछ मान लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे tan थीटा। तो अपने जब सवाल में रखेंगे, दिखा देते हैं सवाल, ये वाला जब रखेंगे तो आएगा 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब रही बात dv की, क्या होगा? तो जब दोनों तरफ का अवकलन करोगे d थीटा के, तो dv बाई डी थीटा और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो dv का मान बनेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और माइनस में v की जगह पे रखना है tan थीटा, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इधर भी dv है तो यहाँ भी रखेंगे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और 1 अपान एक्स डी एक्स का समाकलन कितना होता है? log x। तो सिंपल इसके साथ ऐसे ही बर्ताव करते हैं। और 1 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कुछ नहीं, यानी यहाँ समाकलन में बचेगा डी थीटा। यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा tan थीटा डी थीटा, और इधर हो गया log x, और डी थीटा का समाकलन थीटा होगा, tan थीटा का होगा log सेक थीटा, और ये हुआ log x। अब थीटा का मान वापस रख दो, यहाँ से थीटा का मान होगा tan इनवर्स v माइनस log, और यहाँ पे सेक थीटा की वैल्यू भी रखना चाहो तो रख सकते हो। क्या बनेगा? जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर, तो सेक का मतलब अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। ऐसे बना सकते हैं इसको। कैसे बनाइए देख सकते हो आप। यहाँ पे सेक की जगह लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan का मतलब हमने v माना तो अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये हो गया log ऑफ x, जो हो गया tan इनवर्स v माइनस रूट को हम लिख सकते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और इक्वल log x। लेकिन हमारा सवाल तो y और x के रूप में था, v में भी नहीं था। तो हम v को क्या माने हैं, थोड़ा ऊपर उठाते हैं सवाल को, ये एक झलक देखो। y की वैल्यू है vx, तो v की वैल्यू होगी y/x, तो उसको यहाँ रख दो।
tan इनवर्स y अपान x माइनस में 1/2 1 प्लस y बाई एक्स, यानी हो जाएगा y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इधर log x, या फिर लिख सकते हो tan इनवर्स y एक्स स्क्वायर का गुणा हो जाएगा और इधर आगे log भी है, तो माइनस में 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा log x। चाहे तो इसको माइनस में भी लिख सकते हो कुछ ऐसे, यहीं पे चाहे तो उत्तर लिख दो, हो जाएगा माइनस में 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये भाग है इसका, तो भाग में घटाया जाता है, तो ये लिखा हुआ माइनस में 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल लिखा है log ऑफ एक्स। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। आप चाहे जहाँ यहीं पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, जिधर मर्जी उधर आप इसको छोड़ दो। तो सवाल थोड़ा छोटा था लेकिन लगा बहुत बड़ा। ये पूरा इसका है समाधान। अब यहाँ पे देखो ना तो dy है ना ही dx, और जहाँ वो ख़त्म हो जाएगा वहीं उसका उत्तर। तो हम इसको थोड़ा एक बार ऊपर से खींच के दिखाते हैं सवाल को। ये कहाँ गया, अरे यहाँ था। ये सवाल है और ये चल रहे हैं इसके जवाब। अगला प्रश्न 5वां, और इसमें चौथे और 5वें खंड पर स्टार है, मतलब 2024 से इसका कोई वास्ता नहीं है। तो जिसका वास्ता नहीं है उससे हम दूरी भी बना के रखेंगे। 5वें का पहला खंड है, सारणिक दिया हुआ, इसमें कुछ वैल्यू वगैरह है और कुछ प्रूफ वगैरह करना है 5 अंक का। ये कैसा अंक विभाजन है, देखिए दिमाग घुमाने वाला। 1 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर सीधे 5 अंक का, बाकी 3-4 बीच में है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे अंकों से कोई दुश्मनी चल रही है। 5वें का पहला खंड, सारणिक में वैल्यू है 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस में गड़बड़ सड़बड़ छपा भी है। देखो आप इसके उत्तर माला पे मत जाना, जब ये सवाल उल्टा पलटा उठ पटांग छाप देते हैं। यहाँ पे बी रहेगा, ए लिखा है और ये सी, ये सही लिखा है। तो इसके वो उत्तर पे मत जाना, ये लोग ऐसा लगता है जैसे नींद में छापते हैं किताब को। 1 1 1 प्लस सी, जवाब है ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, यही प्रूफ करना है। तो जो आपको दाएं साइड में प्रूफ करना हो उसको बिल्कुल अपने निशाने पर रखो और उसी के हिसाब से काम करना है। जैसे हमें यहाँ पे बाहर इसके a चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, लेकिन है तो नहीं, तो इसमें दिखाएंगे हम दादागिरी। पहले वाली लाइन में a कॉमन, दूसरे में b, तीसरे में c कॉमन ले लेंगे। या कह सकते हो कि इधर ए बी सी बाहर लिखा तो हमने ए बी सी से भाग कर दिया, बस बात खत्म। तो इसमें से ए कॉमन यानी ए से भाग करेंगे तो आएगा 1/a प्लस 1 1/a 1/a। इसमें से b से भाग करेंगे तो आएगा 1/b 1/b प्लस 1 1/b। कुछ ये हुआ। आप यहाँ पे चाहे तो लिख सकते हो कि ये पहला है C1, इसमें हमने a से भाग किया है और a से गुणा कर दिया, और यह C2, इसमें b से भाग b से गुणा हुआ है। या फिर लिख सकते हो कि C1 से a कॉमन और C2 से b कॉमन और C3 से c कॉमन हमने लिया, तो कुछ हिस्से में आ गया है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे इधर इधर आपको जोड़ देना है, कॉलम टू कॉलम जोड़ना है। ये C1 C2 C3 वही आपको करना, मतलब हम C1 की जगह पे लिखना चाह रहे हैं C1 C2 C3। ये संक्रियाएं हैं सारणी की, उन्हीं के आधार पर हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। और चूंकि इसमें लिखा नहीं है कैसे प्रूफ करना, तो चाहे तो आप डायरेक्ट इसका प्रसार कर भी दो तो भी आ जाएगा। तो C1 C2 C3 आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 आएगा। वही कहानी इधर भी दोहराई जाएगी और वही इधर भी दोहराया जाएगा।
बस, और बाकी जगह वही रहने दो। ये हुआ। अब देखो, इसमें पहले स्तंभ में एक ही चीज़ ऊपर नीचे सब में लिखी है, तो हम उसको कॉमन लेके बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी सी, और बाहर हो जाएगा 1/a, 1/b, 1/c +1। अब अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 बचेगा, 1/b, 1/b +1, 1/b, 1/c, 1/c और 1/c +1, ये बचेगा। अब चाहे तो इसका प्रसार कर दो, या यहाँ भी कुछ थोड़ा मेहनत वाला काम करना पड़ेगा आपको, 2 ठो 0 कर दो। जैसे ये है आपका R1 वाली लाइन, या R2 या R3, किसी 2 को 0 कर दो। जैसे मान लो हमने R1 को लिख दिया R1 - R2, और R2 को लिख दिया R2 - R3, 0 करना है बस। तो हो गया ए बी सी, 1/a + 1/b + 1/c +1। चाहे तो आप प्रसार भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कुछ खुराफाती आइडिया लगाओ। R1 में R2 घटा के R1 की जगह लिखना, एक में से एक घटाएंगे 0, 1/b में से इसको घटाएंगे तो आएगा -1, 1/c में से c घटाएंगे तो 0, ऐसे एक में से एक घटाएंगे 0, इसमें से इसको घटाएंगे 1, और कितना बचेगा, 1/c में से घटाएंगे तो आएगा -1, और एक के साथ कोई छेड़खानी नहीं। आप एक साथ तीनों पंक्तियाँ, तीनों स्तंभ में बदलाव नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसी को लेके प्रसार कर देते हैं। मतलब पहले स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार करेंगे, तो बनेगा वो ए बी सी, 1/a, 1/b, 1/c +1। और यहाँ पे जब प्रसार करेंगे तो हम यहाँ एक कॉमन ले लेंगे, ये इधर लाइन और इधर की सब कॉमन, -1 का गुणा -1 में लेंगे तो आएगा 1, 1 का गुणा 0 में करेंगे 0, और ये मिला जुला के 1, तो आपका उत्तर 1/a, 1/b, 1/c और प्लस में 1। ये है इसका राइट हैंड भुजा, राइट हैंड साइड। छापो इसको। अगला प्रश्न, चौथे का दूसरा खंड। यदि f(x = x + 1/x), तो सिद्ध करो f(x) इस पूरे का होल क्यूब आएगा, f(x³ + 3f 1/x। ये जो ग्राफ फाग टाइप सवाल होते हैं ना, वही सवाल है ये। जो पहले दिया है पहले उसे छाप लेते हैं। दिया हुआ है x + 1/x, ये दिया है, और जो निकालना है पहले उसको लिखते हैं। जो निकालना है उसको थोड़ा बीच में गैप कर देते हैं। निकालना है f(x) इस पूरे का होल क्यूब। सवाल आप समझ जाओगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। यही इसका मान निकालना है, मान नहीं निकालना है, इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, f(x) का होल क्यूब निकालना पड़ेगा। तो यहीं पे निकाल लेते हैं। जब हम दोनों तरफ घन करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। यानी यहाँ से ये मान लेते हैं हमारा है एक समीकरण। हमें निकालना है f(x) इस पूरे फंक्शन का होल क्यूब। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, यानी 3x × 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा x + 1/। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो एक हमें ये चाहिए, दूसरा हमें चाहिए x³, यानी x की जगह पे x³ रख लेना है। तो यहाँ से एक और समीकरण हम बनाएंगे। जब हम x की जगह पे x³ रखेंगे तो बनेगा ये x³ + 1/x, इसका क्यूब। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। हम पहले समीकरण में जहाँ जहाँ x वहाँ x³ करेंगे, तो ये हो जाएगा f(x³), इधर x³ 1 प्लस ये x³ + 1/1। अब रही बात, एक और चीज़ चाहिए, हमें चाहिए f(1/x), तो लगे हाथ इसको भी यही निकाल देते हैं। f(1/x) मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/x कर दो। तो इस x की जगह पे 1/x करेंगे, इसकी जगह पे 1/x करेंगे, तो पलट के उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो अब हमें जो प्रूफ करना है, चलते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड पे।
हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स इस पूरे का होल क्यूब, तो उसको हमने निकाल लिया है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 कोष्ठक में x प्लस 1/x। फिर हमें इसको निकालना है जो कि है उसका राइट हैंड साइड, जिसमें है एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 एफ 1/x। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब जो कि है समीकरण नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 एफ ऑफ 1 प्लस एक्स, ये कितना आया है x प्लस 1/x। ये है राइट हैंड और वो है लेफ्ट हैंड, लिखेंगे इसलिए लेफ्ट बराबर राइट। दोनों आपको दिख रहा है कि दोनों हैं बराबर। यही प्रूफ करना था, बस बात खल्लास। छापो। अगला प्रश्न 5वें का तीसरा खंड, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। 5वें का तीसरा दिया हुआ है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हम मान लेते हैं y1, ऐसा हमने माना। तो इसका x के सापेक्ष कर दो अवकलन, तो होगा ये dy1/dx। ये सूत्र लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सबसे पहले तो इसको चाहे तो सूत्र में बदल दो। ये लिखा है 2 tan इनवर्स x का, ये सूत्र है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, और नहीं समझ में आता है तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा बदलाव कर दो, अभी देखो वो भी समझ में आएगा। यहाँ पे मान लो कि x बराबर tan थीटा, ये मान लो, तो यहाँ पे रखो y1 होगा tan इनवर्स 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये किसका सूत्र हो गया, ये हो गया tan 2 थीटा का। tan से tan को हटा दो तो बचेगा 2 थीटा, यानी y1 की वैल्यू बन गई 2 थीटा। अब यहाँ पे अवकलन कर दो थीटा के सापेक्ष, dy1/d थीटा बराबर आएगा 2। इसको कह देते हैं एक समीकरण। और दूसरा इसमें जो दिया है वो cos इनवर्स में है, तो उसको हम y2 मान लेते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया है। यहाँ भी हम x की जगह पे tan थीटा रखेंगे, रख दो। y2 की वैल्यू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, ये cos 2 थीटा का सूत्र होता है। तो ख़त्म, ये भी हो गया y2 बराबर 2 थीटा। तो यहाँ से dy2/d थीटा बराबर आएगा 2 केवल। समीकरण नंबर 2, 1 में 2 से भाग कर दो तो जवाब बनेगा dy1/d थीटा और dy2/d थीटा। 2 से 2 खत्म, 1। तो यहाँ से हो गया dy1/dy2 बराबर 1, या फिर लिख सकते हो dy1 का मान जो है उसको लिख दो tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस पूरे की वैल्यू आएगी 1, मतलब इसका इसके सापेक्ष अवकलन 1 आएगा। चाहे वहाँ उत्तर लिख दो चाहे इसको उत्तर लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का जवाब। ये यहाँ से हम खिसका रहे हैं, इसको आप देख सकते हो। ये है सवाल है और ये है जवाब है। और उसके बाद का जो प्रश्न है जिस पे स्टार लग गया है, ये देखो, समतल का एक समीकरण है और एक अभिलंब का समीकरण है, तो ये 2024 की सिलेबस से गायब हो गया है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पे इग्नोर कर दे रहे हैं। और अगर आपको लगाने का शौक़ होगा तो आप लगाइएगा, नहीं लगेगा तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको बताई गई सारी बात समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न, कोई टॉपिक, कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ।